बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सारा दिन जनाब आज तमाम लोगों ने बशमूल मेरे हमने जनाब बातें की किस पे, मौजूद सुप्रीम कोर्ट कल 11:30 बजे क्या करेगी, जो कुछ आज ईवान के अंदर हुआ उस पर बातें की, जो तज़िये बैरिस्टर जस्टिस कह रहा हूँ जी, जो बैरिस्टर वकला और इसके अलावा जनाब तज़िया नगारों ने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बातें की वो सब आपके सामने तकरीबन गुजर चुकी हैं। कुछ लोगों की आप देख रहे हैं तफसीलात जैसे जैसे आती जा रही हैं, बयान करते जा रहे हैं कि हम ना अदलिया के हुक्म को मानेंगे, ना हम फंड जारी करेंगे, हम लड़ाई की तरफ भी जाएंगे। और मौजूद अदलिया के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो पार्लियामेंट के अंदर मदाखलत कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 लोगों को वहाँ दाखिल नहीं होने दिया गया, वो ताला लगा दिया गया। ये सारे मनाजर हुए हैं जी। आज के दिन के अंदर बयान भी कर दिए गए, मेरी दूसरी वीडियो के अंदर 2 वीडियो के अंदर आ चुका है सारा ये सिलसिला। लेकिन मैं अचानक मेरे बैठे बैठे दिमाग के अंदर एक बात आई। अब इससे अब मेरी बात से आप इत्तेफाक कर सकते हैं या इसको रद्दी की टोकरी में फेंक सकते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बात पे, शायद आपको मेरी बात समझ आए और आपके दिल को बात लगे। चलते हैं जी 9 अप्रैल पर। 9 अप्रैल पर जब आपको याद होगा जब ये रजीम चेंज हो रहा था, एक साइफर आया था जो इमरान खान साहब ने जलसे के अंदर लहराया था, सहाफ़ी, जिसमें अरशद शरीफ शहीद साहब भी शामिल थे, इमरान रियाज और बड़े बड़े मोहित पीरज़ादा, साबर शाकर, समी इब्राहिम, इस तरह बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। 11-12 सहाफ़ी थे जो आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब के साथ रहे। सबसे आखिर में इमरान खान साहब और एंकर इमरान रियाज खान साहब वहाँ से निकले थे जी। अरशद शरीफ साहब भी शायद अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी उसके वहाँ पर मौजूद थे जी। तो PDM के जो अजलास होते रहे हुकूमत गिराने के चक्कर में, लॉन्ग मार्च कितने किए, उसमें आखिरी लॉन्ग मार्च जो है वो बिलावल भुट्टो साहब का था जी। उससे पहले ये अमेरिका गए थे। अमेरिका से जब वापस आए थे तो इन्होंने अपनी पार्टी को हदायत की थी कि इलेक्शन 8-9 माह में हो जाएंगे, यानी हुकूमत इमरान खान साहब की गिर जाएगी। फिर कायद-ए-आज़म के मज़ार पर कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, उसके ऊपर जनाब कुछ मामलात ख़राब किए गए या हुए, और उसके बाद फिर अचानक जनाब सिंध की पूरी पुलिस वो उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल कर दी। जब कलम छोड़ हड़ताल कर दी, फिर जो उस वक़्त के छड़ी के मालिक थे उन्होंने रब्ता किया जी बिलावल भुट्टो साहब से। फिर वहाँ से राहो रस्म चले, वहाँ से आगे काम चला जी, सारा ये जो प्लानिंग थी वो चली। फिर आखिरकार 9 अप्रैल को डायरी वाला इंसान निकाल दिया गया जी पार्लियामेंट से, वज़ीर आज़म हाउस से। उसके बाद हुकूमत बनाने का वक़्त आ गया। जब हुकूमत बनाने का वक़्त आया तो अब जितनी कावश सिंध हाउस की, जितनी कावश तोड़ जोड़ की, जितनी कावश परवेज़ लाई को एक खिड़की से दूसरी, दूसरी में तीसरी, तीसरी से चौथी खिड़की के अंदर भगाना, फिर जनाब उनको जनाब आगे पीछे कर कर आके फिर उनको छोड़ देना, ये जरदारी साहब का ही कमाल था जी। उन्होंने जनाब जो कुछ किया वो आपके सामने है जी। फिर हुकूमत बनाने का वक़्त आया जनाब, तो जरदारी साहब ने कहा जी कि मैं उस आदमी को पे ट्रस्ट करता हूँ जिसने मुझे कहा था मैं लाड़काना की सड़कों पर घसीटूँगा, पेट फाड़ूँगा। 11 साल इनको जेल के अंदर रखा, इनकी ज़बान सुना जी काटी गई या नहीं काटी गई। जो बताते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोग, जो एतजाज़ अहसन साहब बताते हैं, ये सारी बातें गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा जी कि इनको बना दिया जाए वज़ीर आज़म। अच्छा, जैसा बेटा मेरा बिलावल है वैसा बेटा मेरा हमज़ा है जी। फिर एक्टिव हो गए जरदारी साहब, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाने में। फिर वज़ीर आला साहब धड़ाम से गिर गए, लेकिन इस हुकूमत को उन्होंने खड़ा रखा, जिस तरह भी खड़ा रखा, चाहे मुफाहमत से रखा या उसके बाद जो पीछे वाली ताकत है उससे राहो रस्म करके उन्होंने खड़ा रखा। और इस दौरान महंगाई मुल्क में बढ़ती रही, इकॉनमी ख़राब होती रही, सारा कुछ होता रहा। वजारतें जो थी मेन वो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास, वज़ीर आज़म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। इसके अलावा जनाब जो वजारतें कुछ अच्छे वाली थी वो जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास चली गई। फिर बाकी जहाँ से तकरीबन जैसे उनका मजाज का होता है, आपको पता है वो जिस तरह के मजाज के हैं, वजारतें भी ले ली, बदनामी भी नहीं ली जी।
बदनाम हो गई जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इसने महंगाई कर दी, इसने सारा कुछ कर दिया, उसका वोट बैंक भी ख़राब हो गया, उसको बंद कुएं के अंदर भी धकेल दिया। फिर जनाब अब जो सिनेरियो, मैं ज़रा बात को शार्ट करूं तो अब इस वक्त जो इस वक्त गर्दो गुबार मुल्क के अंदर उठा हुआ जी, इसके अंदर तीन चीज़ें नोट कीजिएगा। सबसे पहली बात मैं करता हूं जी कि आज़ाद कश्मीर में रजीम चेंज हुआ जी। वो रजीम चेंज रात को 1 बजे हुआ जी, सब ने आंखें बंद कर वोट डाल दिया जी। वो पता नहीं किस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, किसके टिकट पर वो थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट डाल दिए, पीपल्स पार्टी ने वोट डाल दिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने डाल दिए। इसका मतलब है जी जिन्होंने डलवाए वो डलवा दिए, वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अब वो जनाब सुना है जी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ पर बन गई। मैं कन्फर्म बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बताया जा रहा है जी उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आ गई। KPK के अंदर समधी हैं जी मौलाना फजलुर रहमान साहब के, मौलाना फजलुर रहमान साहब के समधी जी KPK के गवर्नर हो गए जी। बलूचिस्तान में बाब ग्रुप के कुछ लोग नरम गोशा रखते हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाशमूल मौलाना फजलुर रहमान साहब ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं जी बलूचिस्तान के अंदर आने वाले वक्त के लिए, आने वाले इलेक्शन के लिए। पंजाब के अंदर उन्होंने जो काविश की आज़ाद उम्मीदवारों पे, कुछ और लोगों पे, अब कुछ और लोग जिनको टिकट जिन्होंने इधर से नहीं लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, वो अपनी सियासत बचाने की खातर वो जाएंगे जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जगह नहीं है। पहली प्रायोरिटी उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, अब उनके पास अपने बंदे हैं जी। तो जारी बात है कि बड़ी पार्टी में जाएंगे, वो कोशिश करेंगे हम एडजस्ट हो जाएं। तो यहाँ से जो झाड़ू खेर के ले जाएंगे जी इलेक्टेबल जो है बड़े बड़े नाम, वो हो सकता है जी इसमें इस दफ़ा कामयाब हों ना हो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब के निगरान वज़ीर आला साहब जो है इस वक्त जो मौजूदा हैं जी, वो बेटे हैं जी मुंह बोले आसफ अली जरदारी साहब के। ये सारी कड़ियाँ अगर मलाई जाएं, अब इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए। जरदारी साहब एक तरफ मुफाहमत का पैगाम भेजते हैं जी मौजूद अदलिया की तरफ कि हम इस सारे खेल के अंदर शामिल नहीं, ना ऑडियो लीक्स के अंदर शामिल है, ना मौजूद अदलिया के आइन के जो फैसले आ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। बिलावल भुट्टो साहब असम्बली के अंदर जनाब ज़रूर बयान देते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने के बाद ज़रूर बयान देते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के तल्लुकात हैं जी नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा से और जरदारी साहब से। गौर करें ज़रा, पैगाम रसानी सारी होती है जी मौलाना फजलुर रहमान साहब के थ्रू। अब सबसे जो रिएक्टिव फोर्स है जी वो है नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा, जो कहते हैं कि उखाड़ पुछाड़ हर तरह कर दो जी मौजूद अदली की। शहबाज शरीफ साहब जो है एक डमी वज़ीर आज़म है, अपने छोटे भाई हैं, वो जैसे बड़े भाई कहते हैं वैसे करते हैं। इसहाक डार वो समझी हैं जी नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने भी आज काफ़ी कुछ कहा जी कि हम फंड नहीं जारी करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। इसी तरह कुछ और लोगों ने कहा जी, ANP भी बोली है जी, इसी तरह और लोग भी बोले हैं। मतलब ये है कि कल अगर झगड़ा होता है जी, अब यहाँ से बात ज़रा गौर कीजिएगा, जिस तरह का इन्होंने कीचड़ उछाला मदद अदलिया पर, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की चादर और चार दीवारी को पामाल करने की कोशिश की गई, ये सारा कुछ हुआ जी। जो बाइडन साहब के तल्लुकात हैं जी जरदारी साहब से बेहतरीन, जब से वज़ीर ख़ारजा बने वो ज़्यादा वक्त उन्होंने अमेरिका के अंदर गुजारा। ये सारी चीज़ें काउंट करते हैं, फिर आखिरी निचोड़ जो निकालेंगे वो आपको बात समझ आएगी। अब कल को ये जो मामला बिगड़ गया है, मुअज़्ज़ज़ अदलिया आइन और कानून के तहत अमल करते हुए इनको कल हुक्म देती है जी कि आप इलेक्शन करवाएं, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना। कल अगर तौहीन अदालत लग जाती है कि आपने पैसे नहीं दिए, जिन वज़ीरों ने वो जो बिल है उसके ऊपर दस्तखत किए और उसको मना करने के बावजूद उन्होंने जनाब उसका नोटिफिकेशन करवा दिया कौमी असम्बली से, वो जो अपना प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जो, उसके ऊपर वो भी तौहीन अदालत हो गई।
अब उसमें 42 लोगों ने दस्तखत किए। 42 लोग ज़्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हैं जी, बाकी कुछ कांट छांट है जी इधर उधर से। जो समझदार लोग हैं उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए। अगर कल किसी तरीके से कोई ऐसा हैपनिंग हो जाती है जी, मैं कुछ कह नहीं सकता जी, मुअज़्ज़ज़ अदलिया का मैं जज तो नहीं हूँ या फैसला मैं बता दूँ जी कि कल ऐसे ही होगा। मुअज़्ज़ज़ अदलिया इनको माफ़ भी कर सकती है, जो कुछ इन्होंने उनके साथ किया है वो जनाब उस पर एक्शन भी ले सकते हैं कि एक आईन पाकिस्तान को इन्होंने तोड़ा। आईन पाकिस्तान तोड़ने की वजह से आर्टिकल 6 और 5 इन पे लगता है। अब क्या वो लगाएंगे? और आर्टिकल 6 की सज़ा आपको पता, सज़ाए मौत है। ये सारी चीज़ें अब रास्ते के कांटे किस तरह चुन चुन कर साफ हुए। अगर खुदा न खास्ता कल वज़ीर आज़म साहब और उनकी काबीना नाअहल हो जाती है, अच्छा जो बड़े लोग हैं जी, वो जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि इलेक्शन एक ही टाइम पे होना चाहिए। पार्टियां भी शोर डाल रही हैं। वो जो मीडिएटर नए आए हैं आरफ अलवी साहब के बाद, उन्होंने भी मुअज़्ज़ज़ अदलिया में ये कहा जी कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए हम एक ही वक्त में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, गंदम की कटाई है, फ़लाँ फ़लाँ, ये सारा कुछ उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदलिया के सामने बयान किया। फ़ारूक एच नाइक साहब ने भी यही कहा जी। इसी तरह कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने भी यही स्टेटमेंट दी। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोगों ने भी वहाँ अदालत में यही कहा। अब कौमी असम्बली के अंदर वो जो कुछ बयान कर रहे हैं वो एक अलग बात है। अब अगर सिनेरियो चेंज हो जाता है, मिसाल के तौर पर हुकूमत जो है वो वज़ीर आज़म साहब नाअहल हो जाते हैं तौहीन अदालत की वजह से, अब बड़े लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि थोड़ा सा टाइम और दें, इमरान खान साहब को मुज़ाकरात में उलझाया जाए, कुछ हाथ नरम कर दिया जाए इनके ऊपर ताकि इनको भी सुकून हो जाए और वज़ीर आज़म साहब एक नए सिलेक्ट हो जाए, आसफ़ अली ज़रदारी के बेटे जनाब बिलावल भुट्टो साहब। आने वाला इलेक्शन निगरान वज़ीर आला बेटा, मुँह बोला बेटा जी आसफ़ अली ज़रदारी साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कोलेशन पार्टनर हैं जी ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान में और पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। उधर KPK के अंदर गवर्नर बलोचिस्तान जो है वो समधी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो हैं जी जो हुकूमत के बगैर MQM की तरह नहीं रह सकते। MQM आखिरकार झोली में गिरेगी जाके उस हुकूमत के, चाहे पीपल पार्टी की आ जाए चाहे किसी की भी आ जाए, जो हुकूमत में आएगी उसी की तरफ चले जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो लोग टिकट नहीं ले रहे वो सूरत हाल देखते हुए कि हालात किस तरफ को जा रहे हैं, वो अभी तो शोर डाल रहे हैं कि हम आज़ाद रहेंगे, आवाम को चक्कर देंगे। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि हमने अपनी पार्टी, अपनी सियासत, हर चीज़ कुर्बान कर दी। ये सारा कुछ करने के बाद फिर वो जब देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तो भट्टा बैठ गया, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कैंडिडेट की जगह नहीं है, तो ज़ाहिर बात है जी पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ रब्ता करेंगे जी। अब वो ये तो नहीं है कि वो आज़ाद लड़ लें, उनका एक तशख़्ख़ुस है, उनका एक सियासी कद काट है। एक तो पाकिस्तान पीपल पार्टी झाड़ू फेर देगी जी इलेक्टेबल को लेकर, इसके अंदर इलेक्शन के अंदर उसको जो 5-6 महीने 8 महीने मिलेंगे, इसके दौरान वो अपने तमाम गोटियां फिट कर लेगा। अमेरिका से गोटी फिट कर लेगा, दुबई सऊदी अरब के साथ वो चक्कर में लगा हुआ जी। क्यों? दुबई और सऊदी अरब के तल्लुकात हैं, दुबई के साथ जरदारी साहब के तल्लुकात ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए, जरदारी साहब ने पहले इनकी सियासत तबाह की, अब इनकी पार्टी तबाह कर देंगे। अगर इसी सिनेरियो को सोचा जाए, मैं कह नहीं सकता जी कल PDM इकट्ठी रहे या टूट जाए या क्या बात हो जाए, ये एक अलग बात है, लेकिन एक ये मैंने नक्शा खींचने की कोशिश की है आपके सामने। अगर आपको ये बात दिल को लगती हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि कुछ लोगों को होश आए जो अभी शायद किसी नशे के अंदर हैं। जो कुछ जरदारी साहब कर सकते थे उन्होंने इनके साथ भला कर दिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग उस मकाम पर खड़ी है कि अपनी आखिरी सांसें, सियासी सांसें गिन रही है जी। कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता, पार्टियां ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन जब एक गैप आ जाता है, पार्टी एक दफ़ा पीछे चली जाती है,
फिर मुद्दत लगती है। आपके सामने मसाला है, बेनज़ीर के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी अभी तक पंजाब के अंदर जगह नहीं बना सकी। वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, ये सारा नक्शा आपके सामने पेश करने की मैंने कोशिश की है। बात अगर दिल को लगे तो इस पर ज़रूर गौर करना।